यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां किशन नाम का एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। ठंड के कारण किशन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह दिन भर अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता था क्योंकि सर्दी की मार असहनीय हो चुकी थी। उन दिनों गांव की हालत ऐसी थी कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग ठंड के डर से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, जैसे गांव पूरी तरह वीरान हो गया हो। सर्द हवाओं का प्रकोप इतना ज्यादा था कि लोगों के लिए यह ठंड किसी कहर से कम नहीं थी। खासकर गरीबों के लिए यह मौसम एक बड़ी मुसीबत बन गया था। गांव में कई ऐसे लोग रहते थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनमें से एक किशन भी था। किशन बहुत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसके पास 2 बैल थे जिनसे वह गांव वालों के खेत जोतता और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता था। लेकिन इस बार किशन भी कड़ाके की ठंड का शिकार हो गया था। किशन का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था और उसकी पत्नी सरिता। वही उसका परिवार था और वही उसकी पूरी दुनिया थी। माँ, बाहर इतनी ठंड हो रही है और हमारी लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। इस ठंड में हमारा जीवन कितनी मुश्किल में पड़ गया है। एक तरफ तो हमारे घर में खाने का सामान भी खत्म होने वाला है। हमारे पास जो पैसे थे वे भी अब खत्म हो गए हैं और पिताजी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। हाँ राहुल बेटा, लगता है भगवान इस बार हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लकड़ियाँ तो सच में खत्म होने वाली हैं। तुम ऐसा करो, जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आओ। मैं तब तक तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखती हूँ। घर में अब खर्चे के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। जो पैसे मैंने बचा कर रखे थे वो तुम्हारे पिताजी की दवाइयों में खर्च हो गए। लेकिन भगवान है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ठीक है माँ, मैं जंगल चला जाता हूँ और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊं। तुम पिताजी का ध्यान रखना और उन्हें समय पर दवा दे देना। अब मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। मुझे लौटने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करना। यह कहकर राहुल गांव से होते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी जो उसके शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। ठंडी हवा की धार इतनी तेज थी कि राहुल को हर कदम पर सिहरन महसूस हो रही थी। लेकिन लकड़ियां लाने और अपने परिवार की मदद करने का संकल्प उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। रास्ते में जाते हुए राहुल ने देखा कि गांव के मुखिया जी अपने घर के सामने आग जलाए बैठे थे। ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे थे। राहुल को देखकर मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे राहुल बेटा, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? इस समय तो बाहर ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देने वाली है। कहीं नहीं मुखिया जी, मैं तो बस जंगल की तरफ जा रहा हूँ लकड़ियां लेने। घर की सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं और ठंड इतनी बढ़ गई है कि बिना लकड़ियों के अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो राहुल, इस बार की ठंड तो जान लेकर ही मानेगी। ऐसी सर्दी पहले कभी नहीं देखी गई। और बताओ बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ या अब भी वैसे ही बीमार है? नहीं मुखिया जी, अभी तक पिताजी की तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा है। दवाइयां भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। दूसरी तरफ घर की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। खाने का सामान भी लगभग खत्म होने को है। पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हर दिन एक नई चिंता सामने आ जाती है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ राहुल, परिस्थितियां वाकई कठिन है। लेकिन तुम बहुत परिश्रमी और समझदार हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने पिताजी के बैलों से खेत जोतना शुरू कर दो। अगर तुम खेती में मेहनत करोगे तो तुम्हारा गुजारा भी ठीक से हो सकेगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा। बात तो आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, लेकिन मुझे कौन अपने खेत जोतने देगा? हमारे पास अपनी जमीन तो है नहीं। वो तो पिताजी हैं, जिन्हें सब जानते हैं और उन्हीं से खेत जोतने को कहते हैं। उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं तो अभी छोटा हूं। मुझे कौन इस काम के लायक समझेगा? ऐसे में मुझे कौन मौका देगा? अरे राहुल, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो?
तुम्हारे पिताजी भी तो मेरे खेत जोतने आया करते थे और गांव में ऐसा काम करने वाले लोग अब बहुत कम है। अगर तुम्हारा मन हो तो कल सुबह सुबह मेरे खेत जोतने आ जाना। तुम्हारी मेहनत के बदले मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, जिससे तुम अपने घर का जरूरी सामान खरीद सको। इससे तुम्हारी परेशानी भी कुछ कम हो जाएगी बेटा। ठीक है मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। आपका धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद करने का सोचा। आपकी इस सहायता से हमारे घर की मुश्किलें कुछ कम हो जाएंगी। कोई बात नहीं राहुल, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सहायता करना मेरा फर्ज है। ठीक है राहुल, तुम कल सुबह खेत पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अब तुम लकड़ी ले आओ, बहुत देर हो गई है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। यह बात सुनकर राहुल वहां से चल पड़ता है। उसे काफी देर हो चुकी थी और ऊपर से ठंड इतनी तेज थी कि शरीर कांपने लगा था। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए वह जैसे तैसे जंगल पहुंच जाता है और लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। काफी मेहनत के बाद जब उसने पर्याप्त लकड़ियां जमा कर ली तो उन्हें बांधकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह घर की ओर लौट रहा होता है तभी उसे पिताजी के पुराने दोस्त रामू काका मिल जाते हैं। अरे राहुल, तुम इतनी कड़ाके की ठंड में लकड़ी क्यों ला रहे हो? घर में सब कुशल मंगल है ना? और तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब कैसी है? रामू काका, पिताजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी, इसलिए मैं जंगल गया था लकड़ियां लाने। रामू काका, आप तो एक बार भी पिताजी को देखने घर नहीं आए। वो अक्सर आपको याद करते हैं और आपकी बहुत बातें करते हैं। अगर हो सके तो एक बार आकर उनसे मिल लीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे राहुल, मैं क्या करूं? एक तो ये ठंड इतनी आफत बनकर पड़ी है। मैं तो सब्जी बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब तुम घर चले जाओ, बाहर बहुत तेज ठंड है। खुद को संभालना और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। यह कहकर रामू वहां से चला जाता है और राहुल भी घर की ओर चल पड़ता है। रामू ने एक बार भी यह नहीं कहा कि वह पिताजी को देखने जरूर आएगा। राहुल मन ही मन उदास होता है, लेकिन चुपचाप घर की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंच जाता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने पिताजी को दवाई तो दे दी होगी ना? और हाँ, आपने अपना खाना खा लिया या नहीं? अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया और तुम्हारे पिताजी को दवाई भी दे दी। अब मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। तुम आराम से खाना खा लेना और फिर सो जाना। तुम बहुत ज्यादा थक गए हो आज। ठीक है माँ, आप खाना गर्म कर दीजिए, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। आज जब मैं जंगल जा रहा था तो रास्ते में मुखिया जी मिले। वो हमारे घर की हालत के बारे में पूछने लगे तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुखिया जी ने मुझे खेत जोतने के लिए कहा है और बदले में अच्छे पैसे देने की बात की है। मैंने उनसे कह दिया कि मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। मैंने ठीक किया ना माँ? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर आज तुम्हारे पिताजी ठीक होते तो ये नौबत तुम पर नहीं आती। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम जरूर चले जाना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और हो सकता है इससे हमारी मुश्किलें थोड़ी कम हो। सरिता खाना गर्म कर देती है और राहुल के सामने रख देती है। राहुल चुपचाप खाना खा लेता है। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। बाहर का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ घना कोहरा और कड़ाके की ठंड छाई हुई थी। इस बार किशन के परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। सुबह होते ही राहुल बैल लेकर मुखिया जी के खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में ठंड इतनी तेज थी कि हाथ पैर सुन्न होने लगे, लेकिन खेत जोतना जरूरी था। राहुल जब खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि मुखिया जी पहले से ही वहां मौजूद हैं। राहुल को देख वे हल्की मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। आओ आओ राहुल, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए मैं पहले से ही खेत पर आ गया था। देखो, ये सामने वाला खेत है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से जोतना है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े या कोई दिक्कत हो
तो मुझे तुरंत बता देना। मैं यहीं आसपास हूं। आता क्यों नहीं मुखिया जी, अब तो मुझे ही अपने परिवार का ध्यान रखना है। जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते, ये मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने परिवार की मदद करूं और उनके साथ खड़ा रहूं। ठीक है मुखिया जी, अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब मैं खेत जोतना शुरू करता हूं। यह कहकर राहुल खेत जोतने में लग जाता है। वहीं पास खड़े मुखिया जी उसे देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, वाह, राहुल कितना मेहनती और जिम्मेदार लड़का है। इस उम्र में इतनी बड़ी सोच और परिवार के प्रति इतना समर्पण बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। इधर राहुल बिना रुके लगातार खेत जोतता जा रहा था। ठंड की परवाह किए बिना वो पूरी लगन से अपना काम कर रहा था। ये लीजिए मुखिया जी, मैंने आपके खेत जोत दिए हैं। आपको खेत की जुताई में कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही? सब ठीक से हुआ ना? आपको मेरी जुताई का काम कैसा लगा मुखिया जी? नहीं राहुल, तुमने तो बहुत ही अच्छी तरह से खेत की जुताई की है। खेत को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर तुम इसी तरह मन लगाकर काम करोगे तो तुम्हें आगे चलकर इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई। इससे अपने घर का जरूरी सामान ले लेना और इससे तुम्हारे कुछ खर्चे भी निकल आएंगे। राहुल मुखिया जी से अपनी मेहनत की कमाई लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए उसके एक बैल को कड़ाके की ठंड लग गई थी। वह थका और बीमार सा लग रहा था, लेकिन राहुल को इस बात का एहसास नहीं हुआ। राहुल यूं ही बिना किसी चिंता के अपने घर पहुंच जाता है। मन में केवल परिवार के लिए कुछ करने की खुशी थी। बेटा, तुम खेत जोत कर आ गए। खेत जोतते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई? और मुखिया जी ने खेत जोतने के बाद क्या कहा? उन्होंने तुम्हारे काम की तारीफ की या नहीं? हाँ माँ, मेरी जुताई देखकर मुखिया जी ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने खेत बहुत अच्छे से जोता है और मुझे मेरी मेहनत की कमाई भी दी है। माँ, अब जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते, मैं खेत की जुताई करता रहूंगा। ये लीजिए माँ, मेरी पहली कमाई। इससे आप घर का जरूरी सामान और पिताजी की दवाई ले आना। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर तुम्हारे पिताजी की दवाई और घर का सामान ले आऊंगी। तुम थक गए होंगे, आराम कर लो। इसी तरह माँ बेटे आपस में बातें करते रहते हैं और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि आने वाला कल उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब सरिता और राहुल उठते हैं तो देखते हैं कि उनका एक बैल ठंड की वजह से मर चुका है। यह दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों में निराशा और दुख साफ झलक रहा था। दोनों मन ही मन सोच रहे थे, बस यही दो बैल थे जो हमारे घर का गुजारा चला रहे थे और अब एक ने भी साथ छोड़ दिया। अब आगे क्या होगा? कुछ दिनों बाद किशन की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और परिवार की चिंता उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। फिर एक दिन किशन इस दुनिया को अलविदा कह देता। सरिता और राहुल को अकेला छोड़कर वो हमेशा के लिए चला जाता। अब पूरे परिवार में सिर्फ सरिता और उसका बेटा राहुल ही बचे थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और दोनों का दिल भारी था। वो दोनों चूल्हे के सामने बैठकर बुझी आंखों से आग की लपटों को देख रहे थे। धीरे धीरे वे एक दूसरे से बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर शब्द में दुख और बेबसी झलक रही थी। माँ, अब हमारे पास ना पैसे बचे हैं और ना ही घर चलाने का कोई साधन। अब तो पिताजी भी हमें छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले गए। माँ, अब समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें और घर कैसे चलाएं। पता नहीं बेटा, भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में उसे सिर्फ हम गरीब ही मिले हैं दुख सहने के लिए। दोनों चूल्हे के पास बैठे दुख भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर पर मुखिया जी आ जाते हैं। मुखिया जी, आप यहाँ आए? आइए, यहाँ बैठ जाइए। कहिए मुखिया जी, आपका यहाँ आने का क्या कारण है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं सरिता,
मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। घर में सब ठीक है ना? किशन के जाने का मुझे सच में बहुत दुख है। मैंने ये भी सुना है कि अब तुम्हारे पास बस एक ही बैल बचा है। कुछ भी ठीक नहीं है मुखिया जी। अब हमारे पास बस एक ही बैल बचा है और दूसरा बैल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा और घर कैसे चलेगा। तुम चिंता क्यों करती हो सरिता? राहुल मेरे बेटे जैसा है। मैंने उसे कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हुए देखा है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। मैंने सोच लिया है कि मैं राहुल को एक बैल दूंगा ताकि तुम्हारा गुजारा आसानी से हो सके। यह सुनकर सरिता और राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है। मुखिया जी अपना वादा पूरा करते हैं और राहुल को एक बैल दे देते हैं। राहुल फिर से खेत जोतने लगता है और अपनी मेहनत से अच्छी कमाई करने लगता है। धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं और सरिता और राहुल फिर से एक सुखद और सम्मानजनक जीवन जीने लगते हैं। कैसी लगी आप सभी को मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की नई और दिलचस्प कहानियां लाता रहूंगा।